वो मंसूबा साज था, जीनियस था और क्रिस्मेटिक था, और सबसे बढ़कर ये कि वो जो बनना चाहता था वो नहीं बन सका। वो एक मुसव्वर बनना चाहता था और दुनिया को अपने फन पारों से महसूस करवाना चाहता था। आपको लग रहा होगा कि ये एक कहानी है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। आखिर वो कौन था जिसके हाथों ने कलम की बजाय बंदूक को थाम लिया? आज हम बात करेंगे अडोल्फ हिटलर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उसामा शाहिद और आप देख रहे हैं उसामा शाहिद यूट्यूब चैनल। सितंबर 1918 का दिन है और पहली जंग अजीम खत्म हो रही है। पेरिस से तकरीबन 188 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा मार्क क्वीन है। यहाँ पर एक बरतानवी सिपाही के निशाने पर एक जर्मन नौजवान आ गया। बरतानवी सिपाही इसके साथ कुछ भी कर सकता था, इसको वो मार भी सकता था और इसको छोड़ भी सकता था। जर्मन नौजवान को लग रहा था कि इसको गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। बरतानवी सिपाही ने इसको एक गैर मसलहे देकर इसको जाने का इशारा करते हुए जाने दिया। वो शख्स जिसको हेनरी ने छोड़ दिया था वो दरअसल में अडोल्फ हिटलर था। बड़ी बड़ी मूंछों वाला अडोल्फ हिटलर बेल्जियम और फ्रांस के महाज पर पहली जंग अजीम के दौरान एक डाकिये के फराइज सर अंजाम दे रहा था। जब बरतानवी फौज ने जर्मनों के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया तो लोगों ने इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया, लेकिन हिटलर की मूछें इतनी बड़ी थी कि इसकी मूछें मास्क पहनने के बावजूद भी बाहर आ जाती थी। इसके बाद हिटलर ने मास्क के साइज के हिसाब से अपनी मूछों को कटवा दिया और इसके बाद दुनिया के सामने हिटलर का वो चेहरा सामने आया जिसकी बदौलत वो आज भी माना जाता है। पहली जंग अजीम के दौरान हिटलर की आंखें भी मुतासर हुई और हिटलर अंधा हो गया था, लेकिन बाद में इसकी आंखें ठीक भी हो गई थी। लेकिन अब इन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही थी। हिटलर की पैदाइश 1889 में जर्मनी के हमसाया मुल्क ऑस्ट्रिया में हुई, लेकिन जंग के बाद वो एक पक्का जर्मन बन चुका था। हिटलर बचपन में एक मुसव्वर बनना चाहता था, लेकिन बाद में उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी शिकस्त का बदला लेगा, ख्वाहिश को इसके लिए पूरी दुनिया से ही क्यों न टकराना पड़ जाए। हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल लाइफ का आगाज एक छोटी सी पार्टी से किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, जो बाद में एक नाजी पार्टी भी कहलवाई। इस नाजी पार्टी में हिटलर पहले एक प्रोपेगेंडे का इंचार्ज था, लेकिन 1921 में हिटलर को इस पार्टी का सरबराह बना दिया गया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि हिटलर पहले पार्टी का सरबराह बनने से इनकार करता रहा, लेकिन जब इसने पार्टी के जवाल को देखा तो उसने पार्टी की क़यादत को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। नाजी पार्टी एक मुकामी सतह की पार्टी थी, लेकिन इसके बाद जब पहली जंग अजीम के हीरो साबिक जनरल एरिक लाडेनडॉर्फ भी इस पार्टी का हिस्सा बन गए तो इस पार्टी में जान पड़ गई और इस तरह हिटलर की ताकत बढ़ गई थी। हिटलर जर्मनी के अंदर इनकलाब लाना चाहता था, इसलिए उसने एक तंजीम एसएस के नाम से भी कायम की। इसके कारकुनों से हलफ लिया गया कि वो हिटलर के नाम के ऊपर कट मरेंगे। इसके बाद अगले साल यानी 1922 में हिटलर जर्मनी के अंदर इनकलाब का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसको फराहम किया रोहर ने। रोहर एक जर्मन का इलाका था जो बर्लिन के मगरब में और नेदरलैंड की सरहद में वाक़या है। इस इलाके के अंदर फौलाद की फैक्ट्रियां हैं, कोयले की कानें हैं, लेकिन इसके बाद जब जर्मनी हजाने की रकम अदा ना कर सका तो बेल्जियम और फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे का मकसद ये था कि इत्तेहादी यानी बेल्जियम और फ्रांस अपने वाजबात वसूल कर सकें। इस इलाके पर कब्जा तो बेल्जियम और फ्रांस का ही था, लेकिन इस इलाके की फैक्ट्रियों में अभी तक जर्मन मजदूर ही काम कर रहे थे। जर्मनी हमलावरों का मुकाबला तो ना कर सकी, लेकिन उसने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को ये हुक्म दे दिया कि वो फैक्ट्री में काम करना बंद कर दें और हुकूमत इनको घर बैठे तनख्वाहें देगी। जर्मनी ने ये इसलिए किया था कि उसके इत्तेहादी यानी कि बेल्जियम और फ्रांस अपने मकसद में कामयाब ना हो सकें। हुकूमत ने तनख्वाहें देने का ऐलान तो कर ही दिया था, लेकिन खजाने के अंदर तनख्वाहों के लिए पैसे ही नहीं थे, जिसके बाद जर्मन हुकूमत ने धड़ाधड़ करेंसी के नोट छापने शुरू कर दिए, जिसकी बदौलत करेंसी की वैल्यू इतनी नीचे गिर गई कि जर्मनी के अंदर एक डबल रोटी की कीमत 2 अरब मार्क हो गई और लोग एक डबल रोटी खरीदने के लिए पैसों के थैले भरकर साथ ले जाते थे।
बैंकों में पड़े हुए अरबों करेंसी के नोट भी बेकार हो गए थे। इसके अलावा सर्दी में लोग चूल्हों में गैस की बजाय करेंसी के नोट चलाने लग गए थे। तो ये था वो जर्मनी जिसके अंदर अब ऐसे हालात पैदा हो चुके थे कि यहाँ पर कोई इनकलाबी लीडर का खिलाफ फिल करे। जर्मनी के लोगों को अब एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिन पर वो यकीन कर सकें कि वो इनको अंधेरे से निकालेगा। ऐसे खिलाफ अमूमन दो तरह के लोग ही फील करते हैं, एक वो जो स्ट्रेट मेंस हों और दूसरे वो जो जज्बाती आदमी हों। जर्मनी की यह खुशकिस्मती थी कि इस खिलाफ को अडॉल्फ हिटलर ने फील किया। उस वक्त तक उसकी तंजीम एक इनकलाबी तंजीम बन चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ म्यूनिख में उसके 3000 सिपाही थे। उसने पूरे शहर में इनकलाब का ऐलान कर दिया और इसके लिए उसने म्यूनिख के बेर हाल का इंतखाब किया। 18 नवंबर 1923 को हिटलर पिस्तौल लहराते हुए बेर हाल में दाखिल हुआ और उसने पूरे शहर में नाजी हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। ऐलान के अगले दिन अडॉल्फ हिटलर अपने सिपाहियों के साथ शहर के मरकज पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा और उसे उम्मीद थी कि इस कब्जे से उसे हुकूमत और मकबूलियत मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी खाम ख्याली साबित हुई। मरकज पर दाखिल होते ही जर्मन पुलिस ने नाजियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में नाजियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी बदौलत 15 नाजी और 4 पुलिस एहलकार हलाक हो गए और यूं हिटलर के इनकलाब की पहली कोशिश, या आप इसे बगावत भी कह सकते हैं, नाकाम हो गई। इसके बाद हिटलर फरार हो गया था, लेकिन जर्मन पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 2 रोज के बाद ही हिटलर को ढूंढ निकाला और जेल में डाल दिया। इस बगावत में उसका एक दोस्त और जंग अजीम का हीरो यानी जनरल एरिक लार्डन भी उसके साथी था और पुलिस की तहवील में था। लेकिन लार्डन एक ताकत वाला आदमी था। अपने ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वो बच निकला और हिटलर के ऊपर गद्दारी के मुकदमे में हिटलर को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन इसके बाद नाजी पार्टी मुसलसल एहतजाज करती रही, प्रोसेशंस निकालती रही, जिसकी बदौलत हिटलर भी 9 माह के बाद रिहा हो गया। जब हिटलर जेल में था तो उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था माइन कैम्प और जिसका मतलब था मेरी जद्दोजहद। जेल के दौरान हिटलर अब ये समझ चुका था कि जर्मनी के अंदर इनकलाब बुलेट से नहीं बल्कि बैलेट से मुमकिन है। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने अपनी पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस दौरान फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर भी खाली कर दिया था। जब हिटलर इनकलाबी मैदान में उतरा तो उसको पार्टी प्रोपेगेंडे के लिए एक काबिल शख्स की जरूरत थी और उसकी नजर में यह काबिल शख्स गोएबल्स था। गोएबल को पार्टी प्रोपेगेंडे का इंचार्ज बनाने का फैसला एक दुरुस्त साबित हुआ और गोएबल ने हिटलर के नजरियात को पूरे जर्मनी में फैला दिया था। हिटलर ने अवाम के अंदर अपना इमेज बेहतर करने के लिए यह मशहूर किया था कि मैं एक बड़ा सिंपल शख्स हूँ, मैं एक बड़ा सादा आदमी हूँ जो सिगरेट, शराब और नशे से बहुत दूर है। हिटलर के सिपाही उसके खौफ से छुपकर सिगार पिया करते थे। ये और बात है कि हिटलर खुद छुपकर अफयून का नशा किया करता था। लेकिन इसके बाद हिटलर को गोएबल्स का प्रोपेगेंडा और अवाम में बेहतर इमेज भी काम न आया। जब 1928 में नाजी पार्टी के इलेक्शन हुए तो हिटलर की पार्टी को 647 पार्लियामेंट की नशिस्तों में से सिर्फ और सिर्फ 12 नशिस्तें मिली। ये हिटलर के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। लेकिन इसके बाद अगले ही बरस यानी 1929 को जर्मनी से बहुत किलोमीटर दूर अमेरिका में एक वाकया हुआ। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार हो गई थी और जो ग्रेट डिप्रेशन भी कहलाया। ग्रेट डिप्रेशन की बदौलत अमेरिका के जर्मनी के लिए फंड्स रुक गए थे। जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी और 61 लाख जर्मन लेबर बेरोजगार हो गई थी। अडोल्फ हिटलर ने इन हालात का फायदा उठाया और अपने आप को मसीहा के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया था। माशी बहरान की बदौलत जर्मन गवर्नमेंट ने इस्तीफा दे दिया था और इस तरह जर्मन के अंदर दोबारा इलेक्शन हुए, लेकिन इस पर हिटलर को 18% वोट मिले। लेकिन हिटलर अब भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं था। इस दौरान हिटलर को एक जज्बाती झटका भी लगा जब हिटलर की महबूबा गैली ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद हिटलर कई हफ्तों तक सदमे में रहा और उसने गैली को अपनी जिंदगी का इश्क करार दे दिया। ये और बात है कि हिटलर को इसके बाद एक दुकान में काम करने वाली ईवा ब्राउन से मोहब्बत हो गई थी। ईवा ब्राउन एक पार्टियां करने वाली और घूमने फिरने वाली लड़की थी। उसको पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसी बदौलत हिटलर ने उससे जिंदगी भर शादी नहीं की थी। हिटलर के मतलब ये मशहूर है कि उसको जर्मनी से मोहब्बत है और वो जर्मनी से शादी कर चुका है।
हिटलर की जज्बाती जिंदगी के बाद उसकी पॉलिटिकल लाइफ में भी एक रुकावट आई और अब इस रुकावट का नाम था वार्म हैंडबर्ग। ये जर्मनी का 85 इयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट था। ये बूढ़ा सदर हिटलर को एक खतरनाक यानी डेंजरस आदमी समझता था और वो किसी सूरत में भी हिटलर को जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए आमादा नहीं था। इसके बाद 1932 में जब जर्मनी के अंदर सदारती इलेक्शन हुए तो हिटलर की पार्टी को 36% वोट मिले, लेकिन अब भी हिटलर की पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी। इसके बाद 3 जुलाई 1932 को जर्मनी के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन हुए और हिटलर की पार्टी ने पार्लियामेंट की 647 नशिस्तों में से 230 नशिस्तें जीत ली थी, लेकिन अब भी इलेक्शंस हैंडबर्ग जीता था और वो किसी कीमत पर भी हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाने के लिए आमादा नहीं था। इन दिनों जर्मनी के चांसलर का नाम फ्रांस वार्न पिपन था, लेकिन ये भी जर्मनी के हालात को ठीक ना कर सका। पिपन ने इसके बाद सदर को कहना शुरू कर दिया कि हिटलर को चांसलर बनने का मौका दिया जाए, लेकिन सदर को ये एतराज था कि अगर हिटलर हुकूमत में आ गया तो उसे डिक्टेटर बनने से कौन रोकेगा। काफी बहस मुबासे के बाद ये फैसला हुआ कि हिटलर जर्मनी का चांसलर और पिपन वाइस चांसलर होगा और 3 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। लेकिन इसके चांसलर बनने के सिर्फ और सिर्फ 1 माह पहले एक 52 साला यहूदी मुल्क छोड़कर भाग गया था। ये वही शख्स था जिसको बाद में इसराइल की तरफ से सदर बनने की पेशकश भी की गई थी, लेकिन उसने शुक्रिया के साथ इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा साइंसदान था जिसका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। चांसलर बनने के सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों के बाद हिटलर ने पार्लियामेंट के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अपनी नशिस्तें मजीद इंक्रीज करना चाहता था। इसके बाद इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर थीं कि 27 फरवरी की रात को जर्मनी पार्लियामेंट में आग लगा दी गई। आग लगाने वाला एक कम्युनिस्ट था, तो हिटलर ने मौके का फायदा उठाया और कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हिटलर ने चांसलर बनते ही अपनी मुखालफिन पार्टियों पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अभी तक हिटलर की लाइफ में एक और रुकावट बाकी थी और उस रुकावट का नाम था रोम अर्नस्ट। रोम अर्नस्ट उसकी तंजीम ऐसे का एक कमांडर था और इसका काम यह था कि हिटलर के मुखालफिन के जलसों पर हमले करवाना। रोम अर्नस्ट जर्मन जनरलों को अपने साथ मिलाना चाहता था, लेकिन हिटलर को यह बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। उसने रोम अर्नस्ट को हटाने का फैसला कर लिया और इस तरह 30 जून 1934 की रात को अडॉल्फ हिटलर के जाती गार्ड्स ने, जो एसएस कहलाते थे और जो ब्लैक शर्ट्स पहनते थे, उन्होंने रोम अर्नस्ट समेत 400 अफराद को कत्ल कर दिया और इस रात को नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स भी कहा जाता है। इस वाकये के बाद हिटलर ने वाइस चांसलर यानी पिपन को भी घर भेज दिया और 1934 में हैडनबर्ग की वफात के बाद हिटलर जर्मनी का सदर बन गया था। लेकिन जल्द ही हिटलर ने चांसलर और सदर का ओहदा खत्म कर दिया और इन दोनों ओहदों को मिलाकर एक नया ओहदा बना लिया जिसका नाम था फ्यूरर और जिसका मतलब था लीडर। इसके बाद मुखालिफ पार्टी पर पाबंदी लग चुकी थी। पार्लियामेंट अडॉल्फ हिटलर को उसके इख्तियारात दे चुकी थी। इसके बाद हिटलर के हुक्म के ऊपर तमाम अदालतों के ऊपर नाजी पार्टी को कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक और आम हकीकत जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि हिटलर की अपनी जिंदगी के अंदर कोई जाती ज़राया आमदन नहीं था। वो पार्टी के फंड्स पर गुजारा किया करता था। हिटलर ने हुकूमत संभालने के बाद अपनी किताब माइन कैंप को सबके लिए खरीदना लाजमी करार दे दिया और इस तरह 1939 तक इस किताब की तकरीबन 50 लाख कापियां फरोख्त हुई थी। अडॉल्फ हिटलर ने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 5000 अरब डॉलर जायदाद बनाई, लेकिन इसके साथ साथ उसने लोगों पर भी दिल खोल कर खर्च किया था। इसके दौरे हुकूमत में जर्मनी के अंदर तमाम लोग सवाए यहूदियों के खुशहाल हो गए थे और इसी खुशहाली ने लोगों को हिटलर का दीवाना बना दिया था और यही वो बात थी जिससे हिटलर को कामयाबी मिली थी। इसके बाद हिटलर ने यहूदियों को कुचलना शुरू कर दिया था। इनके खिलाफ कानून साजी की, यहूदियों की जर्मनों में शादी, वोटिंग और जॉब्स पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में भी यहूदी एथलीट्स को हिस्सा ना बनने दिया गया था, लेकिन हिटलर ने इस ओलंपिक्स के जरिए दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जर्मनी एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है। जर्मनी ने इस ओलंपिक्स में 43 गोल्ड मेडल जीतकर कमाल कर दिया था। इसके साथ साथ अडॉल्फ हिटलर यहूदियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अडॉल्फ हिटलर के डीएनए से क्या पता चला कि इसका शजरा नस्ब भी यहूदियों से मिलता है और इसकी महबूबा ईवा ब्राउन भी नस्लन यहूदी थी। लेकिन अडॉल्फ हिटलर ये सब कुछ
نہیں جانتا تھا۔ ہٹلر خود کو جرمن سمجھ کر یہودیوں کے خلاف کارروائیاں کرتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ پھر ایک دن ہٹلر نے فرانس پر حملہ کر دیا اور اس طرح اس نے دنیا کا امن نست و نبود کر دیا تھا۔ ہٹلر نے فرانس پر حملہ کیوں کیا تھا؟ وہ کون سے لیڈر تھے جو ہٹلر کے خوف سے بے ہوش ہو گئے تھے؟ اور وہ کون تھا جو ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا تھا؟ ہٹلر نے کیا خودکشی کی تھی یا روپوش ہو گیا تھا؟ ہٹلر کی لاش کہاں گئی؟ ان سب سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔